हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है वाटर इन ओशन, यानी समुद्र में जल। ठीक है, उसका जो टॉपिक है सैलिनिटी। कि सैलिनिटी क्या होती है? लवणता। देखो, लवणता को सामान्य रूप से इस रूप में परिभाषित किया जाता है कि समुद्र जल है वो कितना खारा है, यानी उसमें कितनी नमक की क्वांटिटी है। तो लवणता शब्द का प्रयोग, जो सैलिनिटी है, लवणता शब्द है, उसका प्रयोग समुद्री जल में घुले हुए, कि समुद्र का जो जल है वो देखो बहुत ही खारा होता है, तो लवणता शब्द का प्रयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, कि समुद्री जल में कितनी नमक की क्वांटिटी है, कितनी नमक की मात्रा है। इस बात को निर्धारित करने के लिए लवणता शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। लवणता का परिकलन 1 किलोग्राम। अब लवणता का जो परिकलन है वो 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की ग्रामों में मात्रा द्वारा किया जाता है। कि लवणता का परिकलन 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के रूप में किया जाता है, कि उसको 1000 ग्राम में मेजर है वो किया जाता है। इसे प्राय प्रति हजार, यानी लवणता को प्राय प्रति हजार भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल जो अत्यंत खारा होता है, समुद्री जल की लवणता 35 ग्राम प्रति किलोग्राम अथवा 35% अथवा 3.5% होती है। कि समुद्री जल की जो लवणता है वो अधिकतम 35 किलोग्राम या 35% या 3.5% है वो होती है। ये अत्यधिक होती है, इससे ज़्यादा समुद्री लवणता है वो नहीं होती। और सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो वोन झील है एक टर्की में, वहाँ पर लवणता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद डेड सी में लवणता है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद आता है कि ये जो खारापन है ये किन कारणों से खारापन है वो होता है। कि भाई क्योंकि जब नदियां हैं, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि जब समुद्रों का निर्माण हुआ या पृथ्वी पर जल पाया गया तो उसी टाइम पर उसमें लवणता है वो पाई गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है। जब नदियां हैं वो हिली एरिया में पहाड़ों के ऊपर से बहकर आती हैं तो काफ़ी चट्टानें ऐसी होती हैं कि उनमें लवण है वो होते हैं, और लवण नदियों के पानी में घुल जाते हैं और नदियां वो बहकर समुद्र में जाती हैं और लवणता है वो उस इंक्रीज है वो हो जाती है, और समुद्री जल है वो लवणता, उसमें लवणता है वो पाई जाती है। अब आता है कि फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी इन ओशियन, कि समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन से ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्टेड करते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है आपका स्वच्छ व मीठे जल की आपूर्ति, कि स्वच्छ और मीठा जल है उसकी आपूर्ति होती रहे। क्या होता है कि जब बारिश के द्वारा जो मीठा पानी है वो समुद्रों में गिरता है, या नदियां जो पानी बहाकर लाती हैं वो भी मीठा पानी होता है, उसके द्वारा भी लवण, समुद्रों में जब पानी जाता है तो लवण है वो उस पानी में घुल जाते हैं और समुद्री जल की जो लवणता है वो कम पाई जाती है। अगर समुद्रों में मीठा और स्वच्छ जल की आपूर्ति लगातार होती रहे तो उन समुद्रों में लवणता की मात्रा है वो कम पाई जाती है। यदि समुद्रों में स्वच्छ जल की लगातार आपूर्ति होती रहे तो वहां पर जल में खारेपन की मात्रा कम हो जाती है, या मीठे या स्वच्छ जल की आपूर्ति वर्षा नदियों और हिम के पिघलने से होती है। अब मान लीजिए ये जैसे समुद्र है, ठीक है, ये नदियां बहकर ये इधर से आ रही है, ये नदी बहकर इधर से आ रही है, ये नदी इधर से, तो इसमें क्या है कि चारों दिशाओं से मीठे जल की स्वच्छ आपूर्ति है वो हो रही है। स्वच्छ आपूर्ति होने के कारण जो मीठा पानी है वो इसमें निरंतर आता रहता है, या बारिश के माध्यम से भी इसमें पानी है वो आता रहता है। तो मीठे फ्रेश वाटर है या मीठा पानी है वो लगातार इसमें आता रहता है, तो समुद्री जल की जो लवणता है वो कम हो जाती है। क्योंकि
जब वाष्पीकरण होता है तो लवण है वो भारी होते हैं और वो पानी में ही नीचे ही रह जाते हैं, और वाटर होता है वो वाष्पन होकर वेपराइजेशन होकर ऊपर उड़ जाता है, तो उस पानी में लवणता की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर उसमें लगातार निरंतर स्वच्छ और मीठे जल की आपूर्ति होती रहती है तो उसमें लवणता है या खारेपन की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें वाष्पन। वाष्पन भी स्वणता लवणता की मात्रा को निर्धारित करता है। जल से भाप बनने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। अब जल से जो भाप बनता है वाटर वेपर्स के रूप में वेपराइजेशन जो होता है, यानी जल से भाप बनने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन तापमान, वायु की शुष्कता और मेघों पर निर्भर करता है। अब जो वाष्पन है वो तापमान, वायु की शुष्कता और मेघों के ऊपर डिपेंड है, वो करता है। अब देखो, अगर तापमान ज्यादा है, वायु ड्राई है, अगर टेम्परेचर अप है, वायु ड्राई है, तो वहां पर वाष्पीकरण है वो ज्यादा होता है। अगर हवा में नमी है, ठीक है, और टेम्परेचर डाउन है, तो उस क्षेत्र में वाष्पीकरण है वो कम होता है। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये हमने अज्यूम कर लिया एज ए अर्थ, ये 0 डिग्री आपकी इक्वेटर है, ये 23 डिग्री की आपकी कर्क रेखा, ये 23 डिग्री की आपकी मकर रेखा। ये जो भाग है जिसको टोरिड जोन बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इस भाग में क्या होता है कि सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण इस भाग में तापमान है वो ज्यादा प्राप्त होता है, सूर्य की जो ऊर्जा है वो ज्यादा प्राप्त होती है। सूर्य की ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र में टेम्परेचर है वो हाई पाया जाता है। तो हाई टेम्परेचर होने के कारण इस क्षेत्र में जो महासागर पड़ते हैं उनमें लवणता की क्वांटिटी है वो ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि लवणता की क्वांटिटी इसलिए ज्यादा पाई जाती है क्योंकि इसमें वाष्पीकरण है वो ज्यादा होता है, एयर है वो ड्राई होती है। तो ड्राई एयर और हाई टेम्परेचर है वो वाष्पीकरण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उन क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है जहां पर ड्राई एयर और टेम्परेचर है वो ज्यादा पाया जाता है। महासागरों में जहां वाष्पन अधिक होता है वहां पर लवणता की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण उष्ण मरुस्थलीय भागों के निकट स्थित समुद्रों में अधिक वाष्पीकरण के कारण लवणता का अंश अधिक होता है। इसलिए इस भाग के आसपास, ठीक है, इस भाग में या जो समुद्री इस भाग में पड़ते हैं, यहाँ पर लवणता की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा पाई जाती है। लवणता की क्वांटिटी ज्यादा इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण है वो ज्यादा होता है। या शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों के आसपास जो समुद्र पड़ते हैं वहां पर भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण या टेम्परेचर हाई होने के कारण उन क्षेत्रों में लवणता है वो ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि पानी वाटर वेपर्स के रूप में ऊपर चला जाता है और जो लवण है वो भारी होते हैं। भारी होने के कारण वो नीचे समुद्र में ही रह जाते हैं और वहां पर सैलिनिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका समुद्री धाराएं। जो समुद्री धाराएं हैं वो भी लवणता की मात्रा को निर्धारित करती हैं, उसको इफेक्टेड करती हैं। धाराएं महासागरों में जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती हैं। इससे खारेपन की मात्रा भी बदल जाती है। अब देखो, जैसे एज्यूम कर लिया ये हमने क्या है कि एक समुद्र है, इसमें पानी फिलअप है, और जो समुद्री धाराएं हैं ओशियनिक करंट हैं, ये क्या होता है कि पानी कभी भी स्थैतिक नहीं रहता, उसमें कोई ना कोई मूवमेंट है वो हमेशा होती रहती है। जो समुद्री धाराएं हैं, अब मान लो इधर से गर्म जल की धारा आ रही है, ठीक है, इधर से ठंडे जल की धारा है, तो गर्म जल की जो धारा है ये पानी को इधर ले जाएगी, इधर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी। इधर से ठंडे जल की जो धारा आएगी वो इधर आएगी, इधर के टेम्परेचर को डिक्रीज है वो कर देगी। तो क्या होता है कि इससे जो सैलिनिटी है वो भी ट्रांसफर होती रहती है। जो ठंडा पानी जहां होता है वहां पर सैलिनिटी की क्वांटिटी है वो कम पाई जाती है, क्योंकि समुद्री जल का वाष्पीकरण है वो नहीं हो पाता। तो समुद्री धाराएं हैं वो जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करती हैं। इससे खारेपन की मात्रा भी बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवणों को पूर्वी तटीय भागों में पहुंचाकर वहां की लवणता को बढ़ा देती हैं। अब ये देखो बताया था आपको जैसे कि ये टोरिड जोन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो एस शेप महासागर पड़ते हैं या पैसिफिक ओशियंस पड़ता है या हिंद महासागर भी पड़ता है इधर, ठीक है।
तो यहाँ पर जो समुद्री जल की जो धाराएं हैं, गर्म जल धाराएं, ये गर्म पानी की धाराएं होती हैं और ये समुद्री जल की लवणता को इंक्रीज कर देती हैं। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा यूरोप के पश्चिमी तट पर लवणता की मात्रा को बढ़ा देती है और लेब्राडोर की ठंडी जल धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय भाग भी लवणता घट जाती है। जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म जल की धारा है, ठीक है, वो पश्चिमी यूरोप में लवणता की क्वांटिटी को बढ़ा देती है और जो लेब्राडोर है वो ठंडी जल की धारा है, तो वो टेम्परेचर को डाउन कर देती है और लवणता की मात्रा को कम कर देती है। इस प्रकार जो समुद्री धाराएं हैं वो भी सैलिनिटी को अफेक्टेड करती हैं। गर्म जल धाराएं सैलिनिटी को इंक्रीज करती हैं और कोल्ड जो जल धाराएं होती हैं, कोल्ड ओशियनिक जो करंट्स होती हैं, वो सैलिनिटी को डिक्रीज करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका पौने। अब पौने भी सैलिनिटी को इफेक्ट करती हैं, पौनों के द्वारा भी जो लवणता है वो प्रभावित होती है। पौने भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती हैं। अब जो पौने होती हैं, जैसे ट्रेड विंड्स या ये हम कहें कि पश्चिमी पौने, जो 30 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में चलती हैं, वो कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन से चलने के कारण तो काफी तेज गति से चलती हैं। वो भी जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करती हैं, स्थानांतरण करती हैं और लवणता की मात्रा को प्रभावित करती है। जल की लवणता तापमान और घनत्व में गहरा संबंध होता है। अब जल की जो लवणता है यानी जल की जो सैलिनिटी है और जल का जो टेम्परेचर है और उसकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, इन तीनों में गहरा संबंध है, रिलेशन है, वो होता है। इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उस जलीय क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है और इस प्रकार तापमान में, ये जल के तापमान में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो जल की लवणता को प्रभावित करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लवणता है वो ज्यादा पाई जाती है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो लवणता है वो कम पाई जाती है।